यह जो शख्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह घर से निकलता है और इसके पास एक झोला है और झोले को कंधे पर टांग करके यह दरवाज़ों पर जा रहा है और दरवाज़ों पर जा जा करके महिलाओं को बुला रहा है। जिस घर के दरवाजे पर जाता है तो उस घर की महिला को आवाज़ लगा कर बुलाता है और फिर जैसे ही महिला बाहर आ जाती है तो यह अपने झोले में से गोश्त का टुकड़ा निकालता है और उस महिला के पाँव में फेंक देता है। दोस्तों, ऐसा करते हुए जब महिलाएं इसको देख रही होती हैं तो वह जो इलाका था वह हिंदुओं का इलाका था। वहाँ पर कोई ऐसी कम्युनिटी थी जो गोश्त वगैरह का यूज़ करती हो। तो यहाँ पर जैसे ही गोश्त के टुकड़े वह महिलाओं के पाँव में फेंक रहा था तो लोग अचंभे में थे और लोग डर करके उससे पीछे भाग रहे थे। आखिर क्या तो मैटर था, क्यों वह आदमी गोश्त के टुकड़े निकाल करके उन महिलाओं के चरणों में फेंक रहा था, पैरों में। और फिर दोस्तों, बाद में जब पता लगता है कि यह गोश्त किसका है तो पता लगता है तो महिलाएं कांपने लगती हैं, क्योंकि वह गोश्त उस आदमी की खुद की पत्नी का था। अब यहाँ पर क्या होता है, क्यों वह ऐसा कांड कर रहा था, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना दोस्तों उत्तर बंगाल का एक जलपाईगुड़ी ज़िला पड़ता है। जलपाईगुड़ी इलाके के अंदर एक थाना पड़ता है म्यानगुड़ी, और म्यानगुड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है बनकाली इलाका। बनकाली इलाका ऐसा है, वहाँ पर ज़्यादातर संख्या जो है वो हिंदुओं की है और वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा आबादी नहीं है, ज़्यादातर हिंदुओं का मोहल्ला है। अब 22 अगस्त को जब शाम होती है तो 4 बजे एक रमेश राय नाम का शख्स, जो कि उसी मोहल्ले में उसी इलाके में रहा करता है, जिसकी उम्र होती है 35 साल, वह अपने घर से एक झोला लेकर निकलता है और उस झोले के अंदर इंसानी दिल था, इंसानी मांस के लोथड़े थे। उस झोले को अपने कंधे पर लटका कर बाहर निकला और एक महिला के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो जाता है। उस महिला को आवाज़ लगाता है, रानी दीदी बाहर निकलिए, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। अब रानी दीदी कहती कौन है, तो वह दरवाज़ा खोलती है, देखती है सामने उनका पड़ोसी रमेश रॉय खड़ा हुआ है, कंधे पर झोला है। तो रानी दीदी कहती है क्या हुआ भाई साहब, क्या बात हो गई। तो इतने में ही जो रमेश रॉय होता है वह अपने झोले में से कुछ गोश्त निकालता है और रानी दीदी के पाँव में डाल देता है और कहता है कि आज के बाद इन बातों को याद रखना, धोखा देने वाले की सज़ा यही होती है। अब यह बात रानी दीदी समझ नहीं पाई थी कि किसने धोखा दिया, क्या हुआ और यह गोश्त इसने डाला, यह किसका है। तो एकदम से वह डर करके अंदर चली जाती है और चीखने लगती है। जैसे वह चीखने लगती है तो मोहल्ले के और लोग भी सतर्क हो जाते हैं। इतने में ही यह रमेश रॉय एक दूसरे दरवाजे पर जाता है, वहाँ पर भी महिला को बुलाता है और ऐसे ही उसके सामने भी गोश्त का टुकड़ा फेंक देता है और उसके हाथ में उसकी पत्नी का दिल था। अब तो ये बार बार दरवाज़ों पर जा रहा था और दरवाज़ों पर आवाज़ लगाकर उन गोश्त के टुकड़ों को महिलाओं के पैरों में फेंक रहा था और महिलाएं डर जा रही थी इससे। तो पूरे मोहल्ले में इसकी ये खबर फैल जाती है। लोग इकट्ठे होकर इसको देख रहे थे, लेकिन किसी की भी हिम्मत ये नहीं हो रही थी कि ये कर क्या रहा है, इसका झोला छीन लें या फिर इसको रोक कर बिठा लें। तो वह सभी डरे हुए थे। तभी दोस्तों वह पुलिस के पास फ़ोन कर देते हैं। पुलिस को बताया जाता है कि हमारे यहाँ पर लगता है शायद एक आदमी पागल हो गया है, उसके गोश्त का उसके पास एक थैला है और इस तरह से महिलाओं को वह गोश्त दे रहा है, उसके सामने फेंक रहा है और वह गोश्त पता नहीं किसका है, लगता है इंसानी गोश्त है, क्योंकि हाथ पांव और उंगलियां उसके अंदर हैं। पुलिस की बहुत सारी गाड़ियां वहां पर आती हैं, आकर के उसको देखती हैं कि वहां से वह जो आदमी था वह फरार हो चुका है। अब जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे उनसे पुलिस पूछती है कि वह कौन था, तो अड़ोस पड़ोस के लोग बताते हैं कि उसका नाम रमेश रॉय है और ये रहा उसका घर। अब पुलिस उसी के घर में दबिश देती है और जब उसके घर में पुलिस जाती है तो पुलिस के भी पांव थरथराने लगते हैं और गांव के लोग भी वहां पर कपकपी उनकी भी बन जाती है, क्योंकि उस रमेश रॉय के घर में उसकी पत्नी दीपाली, जो कि 45 साल जिसकी उम्र है, और रमेश रॉय जिसकी 35 साल उम्र है, 10 साल की उम्र का फ़र्क है। और उस घर के अंदर रमेश रॉय की पत्नी, जो कि दीपाली जिसका नाम है, और
वह वहाँ पर मृत पड़ी हुई है। उसके शरीर के कुछ हिस्से किए गए हैं और कुछ हिस्सों को वह झोले में रख के ले गया था। अब तो यह दृश्य बहुत ही डरावना और बहुत ही भयावह था दोस्तों। अब पुलिस लाश को काबू में करती है और उसके बाद जो रमेश रॉय होता है उसकी छानबीन, उसको ढूंढने में पुलिस जुट जाती है। तो जैसे तैसे पता लगा करके रमेश रॉय को उत्तर बंगाल के सीमागिरी इलाके से पकड़ लिया जाता है। उसको अपनी हिरासत में लेने के बाद अब उससे सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो उसकी जो मानसिक स्थिति थी, पुलिस को लग रहा था कि शायद ये खराब हो चुकी है, क्योंकि वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा था। लेकिन जब उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो वो पूरी सच्चाई पुलिस के सामने ज्यों की त्यों बता ही डालता है। वह बताता है कि उसका नाम रमेश रॉय, जिसकी उम्र 35 साल है और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पाला करता था, अकेला रहा करता था। 35 साल तक भी उसकी शादी नहीं हो रही थी, यानी कि 30 साल से ऊपर हो गया था तब तक भी शादी नहीं हो रही थी। तो उसकी मुलाकात एक दीपाली नाम की औरत से होती है जो अपने पहले पति को छोड़ चुकी थी। उसकी उम्र थी 45 साल। अब इन दोनों के आपस में मतलब बातें बन जाती हैं और दोनों एक दूसरे के साथ जीवन गुजारने का यहाँ पर निश्चय करते हैं। और आज से 4 साल पहले ये दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों की शादी हो चुकी थी। रमेश सोचता है कि अब मेरा जीवन अच्छे से गुजरेगा, मैं मेहनत मजदूरी करूंगा, मेरी पत्नी घर पर काम करेगी, खाना वगैरह बनाएगी, बस यही चाहिए उसको सुख। और उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, कहानी के अंदर एक नया मोड़ आता है। वो नया मोड़ क्या था? वो नया मोड़ ये था, जब भी रमेश रॉय मेहनत मजदूरी करने के लिए जाया करता और वहाँ से वापस आया करता तो ना तो उसको खाना बना मिलता, और ऊपर से जो उसकी पत्नी थी नई नवेली 45 साल की दीपाली, वह फ़ोन पर किसी से हंस हंस कर बातें किया करती। और जब उसका पति रमेश रॉय आ जाता वह तब भी फ़ोन को रखा नहीं करती, तब भी वह किसी आदमी से हंस हंस कर बातें किया करती थी। इस बात को देख करके जो रमेश रॉय होता है उसका माथा सटक जाता है और वह उसके फ़ोन को जब कभी उठा लिया करता है, जैसे घर में है रमेश रॉय, दीपाली खाना बना रही है तो एकदम से फ़ोन आया, तो जैसे ही फ़ोन रमेश रॉय ने दीपाली का फ़ोन उठाया तो उसमें दूसरी तरफ से पुरुष बोला करते थे, यानी कि आदमी बोला करते थे। एक दो बार की तो बात ठीक है, लेकिन जब भी वह फ़ोन उठाता तभी अलग अलग पुरुष उसकी पत्नी के मोबाइल से उधर साइड से बोला करते थे। इस बात को लेकर के रमेश रॉय बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी के कई लड़कों से अफेयर थे। अब तो वह अपनी पत्नी से पूछने लगता है कि ये क्या मामला चल रहा है, अब तुम्हारे बुढ़ापे के दिन हैं और मेरी भी उम्र काफ़ी हो गई है 35 साल, अपने घर में रहो, आराम से रहो, हम दोनों ने एक साथ घर बसाने का जो वादा किया है इसके साथ चलो। लेकिन दोस्तों दीपाली मानती नहीं है, उसको तो नए नए मर्दों की आदत लग चुकी थी और नए नए लोगों से वह बात किया करती थी, और इसी तरह से अब इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, विवाद होने लगता है। रोज़ रोज़ जब फ़ोन आते तो रोज़ रोज़ यहाँ पर रमेश रॉय जब भी उसको देखता तो इन दोनों के बीच में झगड़ा होता, और झगड़ा इतना बढ़ जाता है, दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है। और दोस्तों प्रेमियों को पत्नी छोड़ने का अभी भी नाम नहीं ले रही थी, अभी भी वह उसी चक्कर में पड़ी हुई थी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, रमेश रॉय डिप्रेशन में जाने लगता है, क्योंकि उसने उस पत्नी को सब कुछ मान लिया था। उसने तो यहाँ तक भी प्लानिंग की थी कि मैं अपनी पत्नी को अच्छा पहनाऊंगा, अच्छा खिलाऊंगा, इसके लिए सारी सुख सुविधाएं पे करूंगा, अगर कोई बच्चा हो गया तो उसकी भी अच्छी तरह से परवरिश करूंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पत्नी इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो तो अभी भी 45 साल की उम्र में उड़न तस्तरी बनी हुई थी और वह मज़े ले रही थी। अब यहाँ पर जो रमेश रॉय होता है वह डिप्रेशन में चला जाता है, और दोस्तों जब आदमी डिप्रेशन में चला जाता है उसको फिर ना आगे का ना पीछे का कोई भान नहीं रहता है। रात दिन यही सोचता है कि उसकी पत्नी नहीं सुधरी, उसकी पत्नी दूसरे लोगों से बात करती है। इस बात को वह अपने दिमाग में घुमाने लगता है, और यह बात इतनी घूम जाती है कि अब 20 अगस्त का दिन था और 20 अगस्त को वह अपनी सोती हुई पत्नी के गले को दबाकर उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद फिर भी अपनी पत्नी की लाश के पास बैठा रहता है। 1-2 दिन और गुजर जाते हैं, वहीं पर बैठा बैठा उसे देखता रहा। अब उस डेड बॉडी में से बदबू आने लगती है, तो अब यह ख्याल करता है कि इसको मैं टुकड़े टुकड़े करके और उन महिलाओं के दरवाज़ों पर फेंकूंगा, जिससे कि आगे कोई महिला किसी पति के साथ ऐसा ना करे। इसीलिए दोस्तों वह उस पत्नी के कुछ हिस्से निकाल करके झोले में रख करके और महिलाओं के दरवाज़ों पर बुला करके उनके सामने डाल रहा था उन गोश्त के टुकड़ों को। और बार बार वह यह भी कह रहा था कि पत्नी अगर ऐसा करेगी तो उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब सारी महिलाएं डर
बैठ जाती हैं, लोग पुलिस को बुला लेते हैं और यह मामला खुल जाता है। हर महिला के दरवाजे पर उसने गोश्त फेंका था और कहता था देखो दिल तोड़ने का नतीजा ये होता है। दोस्तों पुलिस अब उसको पहले तो हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है, उसकी मानसिक संतुलन जो था उसका वो बिल्कुल ख़राब और डगमगाया हुआ था, और इलाज करवाने के बाद उसके ऊपर केस चलाया जाएगा। जो भी कानून की प्रोसीजर, कानून की प्रक्रिया होती है उस हिसाब से उसको सज़ा यहाँ पर दी जाएगी। अब एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि धोखे जब इंसान को मिलते हैं, कोई कोई इंसान तो सहन कर जाता है, लेकिन कोई कोई इंसान धोखा मिलने की वजह से बहुत बुरी कंडीशन में आ जाता है, उसको फिर कुछ दिखाई नहीं देता है। अगर पत्नी धोखा देती है तो बस उसी की टेंशन में वह खुद भी बर्बाद हो जाता है और नहीं जाने कैसे कैसे कदम भी उठा लेता है। तो ज़िंदगी के अंदर एक बात मैं उन पत्नियों से भी कहना चाहूँगा कि अगर पत्नी धोखा देती है तो भैया ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो दूसरे कुनबे से आई है, दूसरे गांव से आई है, वो उसके अंदर जो बुराई है, उसके अंदर न जाने कौन कौन सी कमी है, उसके ज़िम्मेवार आप नहीं हो, उसके ज़िम्मेवार उसके माता पिता हैं और वह खुद है। अगर आकर के कोई गैर चलन औरत अपने पति को आकर धोखा देने लगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसकी जैसी प्रवृत्ति है जो वह पहले से करती आई है वो यहाँ पर भी करेगी, तो ये बड़ी बात कहाँ से हुई। बस यहाँ पर पति को सावधान रहना चाहिए कि अगर कोई ऐसी महिला से पाला पड़ जाए या फिर शादी हो जाए तो भाई वो अपने कर्म का कर रही है, आप अपनी जान ना दें। आपका जीवन बहुत अनमोल है, अपने जीवन को खुशियों से भरपूर रखें। अगर महिला जो औरत है वो बदचलन या गैर चलन है तो उसका पीछा करना छोड़ दें, क्योंकि जो औरत अपने पति की नहीं हुई तो वह पति अपनी उस औरत के लिए क्या वह अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ले? बिल्कुल भी ना करे। अपनी ज़िंदगी आराम से जिए, उससे दूर हो जाए, सीधा सा मामला है। अगर उसके चक्कर में इंसान पड़ेगा तो न जाने आगे क्या क्या उसका रिजल्ट निकल सकता है, इंसान की जान भी जा सकती है। तो थोड़ा सा सावधान रहें, सतर्क रहें, या फिर अपना दूर हो जाएं उससे, ये सबसे बढ़िया बेटर होता है। उसके चक्कर में पागल ना हो, उसके चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें, उसके चक्कर में कुछ भी ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि आपकी रही सही ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, क्योंकि उसकी तो प्रवृत्ति है वो तो ऐसा ही करेगी। तो दोस्तों आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ नाम मैं लेने वाला हूँ, भाइयों के कई दिन हो गए हैं नाम लिए हुए, तो थोड़ा नाम लेना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ हैं हरिंदर सैनी, गुड स्टोरी, सुरेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। उसके बाद हमारे साथ हैं वेब गेमर, जो कि कमेंट करते हैं, कहते हैं आई एम फ्रॉम नागालैंड दीमापुर सर, द वे ऑफ योर नरेशन इज़ ए सिंपल एंड क्लियर वे, थैंक यू, ब्रिंग मोर इमोशनल स्टोरी। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, कहते हैं आपका बताने का तरीका बहुत ही सिंपल है, और बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं ऐसी कहानी लाने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, नागालैंड से हमारे भाई देख रहे हैं हमें। उसके बाद हमारे साथ खेमराज भाटी, गुड स्टोरी, राम भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गुज्जर चट्टी जी भी नगर यूपी 16 से हैं। राम थापा नेपाल से हैं। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हैं। आदेश कोहली फिरोजाबाद से हैं। राम जी। रोशन हमारे भाई कमेंट करते हैं, सर जी बहुत बढ़िया कहानी कहते हो आप, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं रोशन भाई। उसके बाद दिलीप राजपूत खंडवा गोकुल गांव, भाई साहब राम जी। और उसके बाद घनश्याम साहू हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ अकबर खान कमेंट करते हैं, रंजीत सिंह कमेंट करते हैं, दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, पप्पू सरदार हमारे भाई कमेंट करते हैं। और उसके बाद महिला दरोगा और मोनू की बहुत अच्छी कहानी थी सर, रंजीत कुमार कहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई। और श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हैं। राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं। पंकज कुमार कमेंट करते हैं रंजीत सिंह द्वारा से। और राम बहादुर सिंह कमेंट करते हैं। भीम कासरे कमेंट करते हैं। और कुछ भाई हमारे फेसबुक पर हैं, उनके भी नाम ले लेता हूं यहाँ पर। और दोस्तों वीडियोस को लगातार देखा करें, थोड़ा सा यहाँ पर अभी मेरा काम चल रहा है घर के अंदर, जो रूम है मेरा उसको थोड़ा सही करवा रहा हूँ। और तब तक ये कहानियाँ बाहर नीम के पेड़ के नीचे हूँ, चौक में, आंगन में, यहीं से मैं आप लोगों के सामने आता हूं। और अब हमारे साथ कुछ फेसबुक पर हमारे भाई हैं। पंकज कुमार कमेंट करते हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं। प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। राम शब्द हमारे भाई कमेंट करते हैं। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। मुनून श्रीवास्तव कमेंट करते हैं। छगन दास कमेंट करते हैं। और सूरज डी हमारे भाई फिजी से हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं। और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। तो ये थे आज के नाम, और धीरे धीरे कोशिश करूँगा नाम मैं लेने लगूँ, और क्योंकि वीडियो ज़्यादा देर तक यहाँ बना नहीं पाता हूँ, शोर बहुत होता है इधर उधर। तो अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।